हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बढ़िया से अपने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेटा स्वागत है आप सभी का यार एक बार फिर से इस बहुत ही शानदार से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है डाउट नट। ओके, तो आ जाओ जी, आ जाओ। कैसे हो आप सब? हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो, आ जाइए बेटा, आ जाइए जी, आ जाइए बेटा। फाइनली आपकी क्लास चल चुकी है, बढ़िया से अच्छे से आप देख सकते हो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कमेंट आ रहा है भैया, कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। ओके, सबका कमेंट आ रहा है भाई। ओके, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। आई होप आप भी अपने घरों पर एकदम बढ़िया है, एकदम स्वस्थ है, एकदम मस्त है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आज क्लास लंबी होगी, क्यों होगी बेटा लंबी? ओके, हैप्पी बर्थडे बेटा अनुराग, हैप्पी बर्थडे। वेरी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके, केमिस्ट्री में टेस्ट क्यों शो हो रहा है, क्या कारण है? हाँ जी, अरे पता नहीं है बेटा, वो केमिस्ट्री में कल कोई टेस्ट नहीं था तुम्हारा, ठीक है? ओके, कल केमिस्ट्री में तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं था। हाँ जी, गुड इवनिंग जी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, कहाँ क्या हो गया बेटा? पार्थ सर कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल गए तुम्हें वो? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो नौशाद, गुड इवनिंग। पार्थ सर से बोल दो वो हमें छोड़कर ना जाए, ठीक है? क्यों, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो दिव्या, हेलो YS त्रिपाठी, हेलो हरि प्रसाद। आवाज आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो हेलो हेलो। आज 9 बजे तक पढ़ाओ, क्यों आपकी बाद वाली क्लास नहीं है क्या? अच्छा, आज SP सर ने पहले पढ़ा दिया, फिर बीच में पार्थ सर ने। ओके 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 ओके। हाँ जी, हाँ ब्रेक। हेलो हेलो हेलो। पार्थ सर ने क्या बोला? लड़ाई हो गया किसी से? किससे लड़ाई हो गया? पार्थ सर ने किससे क्या बोल दिया भाई? ठीक है, आज की क्लास तो इंटरेस्टिंग है, फिर तो यार देखनी पड़ेगी मेरे को। हेलो, क्या हो गया बेटा? पार्थ सर भैया तुम काम ही ऐसे करते हो, जिस दिन मेरे को कुछ बोल रहा था तो मैंने होता ही है, दिमाग खराब होता ही है फिर टीचर का। ओके, अगर तुम टीचर को टीचर की तरह नहीं लोगे और खुद को अपना थोड़ा ज्यादा वो दिखाओगे तो भैया फिर टीचर ही क्लास का गब्बर है। ओके, इस बात को ध्यान रखो तुम। हाँ जी, ओके, हाँ। अब चलो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को सारी बच्चे बढ़िया से समझेंगे, अच्छे से क्लियर करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर बढ़िया से आगे बढ़ते हैं, सारी बातों को समझते हैं, हर एक बात को क्लियर करते हैं, बिना कोई इधर उधर की बातें करे। अब चुपचाप टॉपिक पर फोकस करते हैं, जिस काम के लिए यहाँ पर आज हम आए हैं उस काम को बढ़िया से अंजाम देते हैं। हाँ जी, ओके। तो यार अभी तक हम बात कर चुके थे इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 बढ़िया से अच्छे से इस वीक में लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ये टॉपिक खत्म कर देंगे अपन इस सप्ताह में, ठीक है? ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर इसमें हमें क्या क्या चीजें हैं जो करनी है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें समझनी है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा इसमें, जो कि हमें पढ़ने हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक और बात मैं आपको बता दूं बेटा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि सर GOC के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, GOC के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? GOC के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अरे ठोस अवस्था नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में। सॉलिड स्टेट देख रहा हूं, नहीं देखना है नौशाद सॉलिड स्टेट को। हाँ जी, ठीक है। GOC के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेटा, जो GOC के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको जो मॉड्यूल दिया था उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, वहां पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म दे रखा है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म 1 उसमें मिलेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में मिलेंगे। जो अभिक्रिया क्रियाविधि है, रिएक्शन मैकेनिज्म है पार्ट 1, उसमें आपको GOC के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? तो वहां से आप लगा सकते हो, बढ़िया से उन क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो।
अरे आवाज आ रही है मेरी? माइक ठीक है रोहित बाबू, माइक एकदम ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया। सेतु सीड्स अति संयुग्मन में भाग नहीं लेता, क्या बोल रहा है सेतु सीड्स? एक बार। हाँ जी ठीक है। जीओसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभी कोई फालतू वालतू इधर उधर की बातें मत करो, बस केवल ये मुझे बताओ तुम्हें माइक में आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है? तुम्हें आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है मेरी बात? पहले ये बताओ बेटा। अरे क्या तुम्हें मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है? बहुत देर तक तो तुम्हें आधी बात तो समझाने में टाइम निकल जाता है, स्टार्टिंग के 10 मिनट तो वैसे ही चले जाते हैं। हेलो 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 हेलो, कहाँ गए कमेंट? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा तुम तक? हेलो, एम आई ऑडेबल? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ओके, आवाज सही आ रही है? हाँ जी, आवाज कम आ रही है? आवाज ठीक ठाक है ना? सुनाई दे रहा है बेटा? ओके ओके, नो वॉइस क्लियर। ओके, फर फर कर रहा है, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है तो बेटा यार मोबाइल की आवाज थोड़ी और तेज कर लो, मैं तो यही बोलूंगा। अभी यहाँ तो ठीक चल रहा है। ओके, पढ़ाओ सब सही है? ओके ठीक है। ओके, पहले पढ़ तो लो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वालों। हाँ जी, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, आगे की बात को, आगे की कार्रवाई को हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, मुद्दे की बात जो मुझे यहाँ पे कहनी थी वो कि यार कुछ बच्चों के मैंने मैसेज देखे थे और मैसेज में उनका यही कहना था कि सर जीओसी के क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं, कहाँ से हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बेटा जीओसी के जो क्वेश्चंस है, आपका जो मॉड्यूल है, ठीक है, जो आपको मॉड्यूल दिया गया है पी ब्लॉक के बाद में, जिसमें ऑर्गेनिक या यूपीएससी क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म, देन उसके बाद जीओसी है। जीओसी में वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, बस अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य के क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप उनको लगा सकते हो। नाभिक की स्नेहिता को छोड़ दो, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां पर आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी हम स्टार्ट करेंगे अम्लीय सामर्थ्य और फिर क्षारीय सामर्थ्य, अगर हो जाएगा तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, ये उसी मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हाँ जी भाई साहब, तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, किस समूह के द्वारा अधिकतम -I प्रभाव दर्शाया जाता है? किस समूह के द्वारा अधिकतम -I प्रभाव दर्शाया जाता है? तो -I प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो -I प्रभाव क्या होता था? विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का किसी परमाणु की ओर विस्थानीकृत हो जाना। जैसे कि यहां पर कोई x है, अगर x की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन x की तरफ खींचे चले आ जाएंगे। हाँ जी, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये फेनिल वलय, फेनिल भी इलेक्ट्रॉन खींचने का ही काम करता था। मैंने आपको बताया था ना फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी कौन सूफियाना डांस करता है? फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, कोरा इथर एल्कोहल, ठीक है। आइए बहन जी डबल, आइन बहन जी डबल हजामत होगी, आइन बहन जी, ये भी -I प्रभाव दर्शाता है। कलेक्टर -I दर्शाता है, ईथर -I दर्शाता है, ना ओमपुरी -I प्रभाव दर्शाता है। सबसे आगे ये आता था। क्लियर है क्या मेरी बात? ओके, फिर यहां पर कौन सा -I प्रभाव दर्शाता है? ना ओमपुरी दर्शाता है, एल्किल +I दर्शाता है, ना ओमपुरी क्लोरीन, ये दोनों -I प्रभाव दर्शाते हैं। क्लोरीन CH3, एल्किल +I, दोनों के दोनों +I दर्शाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। अब अगला, हाँ जी, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है? किसकी स्टेबिलिटी दे रखी है? धनायन, 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 धनायन। तो धनायन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें, मेथिल धनायन, एथिल, फिर यहां पर ये आइसोप्रोपिल और ये एलिल कार्ब धनायन, डबल सिंगल धनायन, क्या अनुनाद है? अनुनाद होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा?
कौन सा कार्ब धनायन न्यूनतम स्थायी है? न्यूनतम स्थायी है जिसमें सबसे कम स्टेबिलिटी हो रही होगी। देखो ध्यान से, यहां पर यह कार्ब धनायन एकल बंधित है, यहां द्विबंधित पे धनावेश है। यह धनायन 2 बेंजीन से जुड़ा हुआ है, यह धनायन 1 बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो अगर बोला जाए सबसे ज्यादा स्टेबल, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों। पूछो क्यों? क्यों? देखो सबसे कम स्टेबल, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं ना, तो हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब हम इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे कम स्टेबल है डबल बॉन्डेड कार्बन पर धनावेश, फिर उसके बाद आएगा बेटा एकल बंधित कार्बन पर धनावेश, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा पीएच के ऊपर CH2 बेंजिल कार्ब धनायन। पीएच मतलब बेंजिल समूह, ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2, ये फेनिल, फेनिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। 2 पीएच है मतलब 2 बेंजीन है, ठीक है। मतलब ऐसा कार्बन है जिसके इधर भी बेंजीन, फिर यहाँ पे धनावेश, इधर भी बेंजीन, तो दोनों तरफ अनुनाद का फायदा उठाएगा। तो फिर 1 बेंजीन, फिर कार्ब धनायन, फिर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2 बेंजीन वाला कार्ब धनायन। हाँ या ना? तो आपसे पूछा जाए सबसे कम स्टेबल, तो सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन पर धनावेश बहुत कम स्टेबल होता है। इनमें एकल बंधित, एकल बंधित, एकल बंधित पर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आपको आराम से कर पा रहे हैं आप अच्छे से? ठीक है, एक बार फ्लो बिठा लो, फिर सारी चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। ओके जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक। अब आगे देखो ध्यान से, निम्न में से कौन सा कार्ब ऋणायन सर्वाधिक स्थायी है? अब ऋणायन से तो खींचो, ऋणावेश कौन कम कर रहा है उसका, उस पे देखो कौन ऋणावेश कम कर रहा है। जो जितना कम करेगा उसकी स्टेबिलिटी को उतना बढ़ाएगा। हाँ जी, क्लियर है मामला? अरे यार आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही यार, ऐसे कैसे यार? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आवाज क्लियर नहीं आ रही है यार, क्या करूं मैं इसका यार, अब बताओ, 1 मिनट। हेलो 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 हेलो, आ रही है ना आवाज बेटा? अब यार मैं क्या करूं यार इसकी आवाज का? हेलो हेलो, सही है? हेलो हेलो हेलो, इसमें सुनाई भी नहीं दे रहा। हेलो, अभी सही है आवाज? अभी क्लियर है आवाज? ये दूसरी तरफ पता नहीं क्या हो गया, एक तरफ के तो कमेंट ही नहीं चल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे यार हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, यार बेटा ठीक है, इतनी तो चल जाएगी, इतनी तो चल जाएगी। हेलो हेलो, यार बेटा ठीक है, इतनी तो चल जाएगी, थोड़ी सी आ रही है, ठीक है। जहां तक कोई ऑप्स पर्सन आ जाएगा वो ठीक कर देगा, ठीक है। अभी इतनी तो चल जाएगी, ठीक है, एकदम सही आवाज आ रही है।
ओके हाँ जी, अरे ठीक है, थोड़ा बहुत इतना इशू ही मत बनाओ, इतनी भी ज्यादा आवाज खराब नहीं हो रही, थोड़ी सी हो रही है, ठीक है, मुझे पता है चढ़ की आवाज आ रही है थोड़ी सी, लेकिन उससे मैनेज हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन से ईयरफोन लगा के मत बैठो, थोड़ा दूर बैठ जाओ, आराम काम चल जाएगा तुम्हारा। हाँ, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इस वाले पार्ट को किस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यार बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजीन के ऊपर CH2, अनुनाद तो सब में है। लेकिन अब देखो ध्यान से NO2, NO2 इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो क्या यहां पर इसका कौन सा प्रभाव लगेगा? NO2 माइनस M भी दर्शाता है, माइनस I भी दर्शाता है, NO2 माइनस M भी दर्शाता है, माइनस I भी दर्शाता है। तो यहां पर हमें पता है कि हेलोजनों को छोड़ करके बाकी सभी में M प्रभाव ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, माइनस M से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहां पर ये पैरा पर है, माइनस M लगाएगा, ठीक है, माइनस M लगाएगा यहां पर भी, और साथ के साथ माइनस M के साथ साथ I भी लगाएगा। हाँ जी, साइनाइड का भी माइनस M लगता है, साइनाइड का भी माइनस M लगता है, और यहां पर साइनाइड का भी माइनस M ही लगेगा। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, कौन है जो सबसे ज्यादा खींचने में मदद कर रहा है। तो देखो माइनस M प्रभाव तो दूरी पे डिपेंड नहीं करता, जितना यहां लगेगा उतना ही M यहां लगेगा, जितना NO2 का यहां लगेगा उतना ही यहां लगेगा। I प्रभाव दूरी पर डिपेंड करता है, यहां NO2 समूह नजदीक है, यहां NO2 समूह दूर है, NO2 जितना नजदीक होगा I उतना ज्यादा लगेगा। तो आप यहां पर देखेंगे दूरी सबसे कम यहां पर है, तो इसका माइनस M तो है ही सही, लेकिन माइनस I भी ज्यादा लग रहा है, दैट्स वाई फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी इस बात समझ में आ रही है? अरे चल रही है भाई, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है बेटा, क्लास चल रही है, ठीक है। हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो 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 हेलो, अभी आवाज आ रही है बेटा? अभी बता दो। सही आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी आ रही है, ठीक है, जहां तक कोई ऑप्स पर्सन आ जाएगा वो ठीक कर देगा, ठीक है। अभी हेलो हेलो, एकदम चंगा चंगा है, एकदम चंगा चंगा है, एकदम चंगा चंगा है यार। एक मिनट होल्ड करो। हेलो यार, खर खर की आवाज आ रही है, एक मिनट होल्ड करो। बेटा बोला है मैंने, टीम को बोला है, अभी ठीक करेंगे वो, ठीक है। हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। परी बेटा रुको बेटा, कुछ बच्चे फिर वही करेंगे सही वो मैसेज। हाँ जी हेलो, एक बार इसको लगा के देख लो। हेलो, अब बताओ, अब सुनाई दे रहा है अभी तुम्हें क्लीन? अभी क्लियर आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी भाई साहब, अब बताओ। अभी हाँ जी भाई साहब, अब बताओ। अभी हाँ जी भाई साहब, अब बताओ। हेलो हेलो, सही है अभी इतनी तो? हेलो हेलो, ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, अभी सही है, अभी एकदम ठीक है, अभी एकदम ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, इसको बंद कर दो फिर चालू करते हैं। साइड में दबा दो, लो मैं कुछ दो। हाँ जी, अब फटाफट से यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब अगला देखो ध्यान से फटाफट से। हाँ, दिए गए मुक्त मूलकों के स्थायित्व का घटता क्रम होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल से सबसे कम स्टेबल। तो जरा देखियो ध्यान से, यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला है, ये 2 डिग्री वाला है, ये 1 डिग्री है, और ये मेथिल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। डी सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, घटता क्रम ए, सी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, फिर ए और डी। ऑप्शन नंबर 4 एकदम क्लियर है? एक बार इसमें भी एंट्री डाल के देखो, ये क्यू आई डी, कमेंट आई डी 128। अच्छा, इसमें डल ही नहीं रहा है। हाँ जी बेटा, सब ठीक हो गया अब तो? ओके, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है, कार्बोनाइन कौन सा है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है? डबल बॉन्डेड पर अनस्टेबल, डबल बॉन्डेड पर अनस्टेबल, डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन है, ठीक है, बेंजीन के साथ संयुग्मन है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, ठीक है, ओके। कौन सी संरचना एरोमेटिक है? अब ये वाला क्वेश्चन तुम करो, कौन सी संरचना एरोमेटिक है? कौन सा, अरे अनूप शर्मा थोड़ी देर के लिए सहन कर ले यार, आज के लिए, ठीक है। कौन सी संरचना एरोमेटिक है? कौन सी संरचना एरोमेटिक है? रिएक्शन मैकेनिज्म में मिलेंगे। अरे लोधी राजपूत थोड़ा सा देख ले यार, एडजस्ट कर ले आज के लिए। हाँ जी, कौन सी संरचना एरोमेटिक है? कौन सी संरचना एरोमेटिक है? कौन सी संरचना एरोमेटिक है? देखो, ये है 8 एनुलिन, जो कि एंटी एरोमेटिक होता है, इस वजह से ये टब शेप में एग्जिस्ट कर जाता है, और ये फिर नॉन एरोमेटिक हो जाता है। याद है आपको, ये नॉन एरोमेटिक होता है, ये वाला एरोमेटिक नहीं है। ऊपर यहां पर sp2 sp3 sp3 कार्बन है, सॉरी ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। हाँ जी, यहां पे जरा देखा जाए, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, ये बंद ऊपर जाएगा, यहां पर बनेगा धनावेश। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, यहां पर बनेगा धनावेश। तो वलय में
2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये, बाकी धन धन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला कंपाउंड देखोगे बेटा, तो यहां पर 2 पाई 2 पाई 2 पाई, जैसे ही पाई बंद ऊपर शिफ्ट होगा यहां पर बन जाएगा धनावेश। तो मैंने आपको बताया हुआ है, यदि किसी यौगिक की अनुनादी संरचना एरोमेटिक हो तो वो कंपाउंड भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल धनावेश, धनावेश सिंगल डबल, ट्रोपेलियम कार्ब धनायन बन जाएगा, जो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होता है और एरोमेटिक होता है। हाँ या ना? तो कौन एरोमेटिक होगा? ऑप्शन नंबर 3 एरोमेटिक होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, क्लियर है फलक? अच्छा जरा देखो ध्यान से, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन से रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में से कर सकते हो आप, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में से कर सकते हो आप, ठीक है? ओके, ये वाला एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी एंटी एरोमेटिक होता है, लेकिन ये कंपाउंड तब शेप में एग्जिस्ट करता है, असमतली हो जाता है, इस वजह से नॉन एरोमेटिक हो जाता है, याद है? और ये आपके नॉन एरोमेटिक है। हो गया? ठीक है क्या? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से सिग्मा बंध अति संयुग्मन में भाग लेते हैं? इस क्वेश्चन को करो। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से। अरे रोहित ठाकरे बेटा देख रहा हूं मैं, दोनों ही कमेंट देख रहा हूं। इस कंपाउंड के अंदर देखो कौन से हाइड्रोजन अति व्यापन में भाग लेंगे, देखो अच्छे से। रोहित ठाकरे दोनों ही कमेंट्स देख रहा हूं बेटा मैं। हाँ बताओ कौन से सिग्मा बंध अति संयुग्मन में भाग लेंगे, CH बंध अति संयुग्मन में भाग लेगा। देखो ध्यान से, आपको उस कंपाउंड की संरचना देख लो। डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट अगला वाला एकल बंधित कार्बन। देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को अगर मैं सीधा कर दूं तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 2 डबल बॉन्ड है इस वाले में, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो, एक डबल बॉन्ड यहां लगा दो। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन नहीं दर्शाएगा, डबल बॉन्ड के जस्ट अगले वाले कार्बन के हाइड्रोजन दर्शा सकते हैं। अच्छा, इसने क्या बोल रखा है? डबल बॉन्ड के जस्ट बाद यहाँ पे CH3 लगा रखा है, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद CH3 लगा रखा है। हाँ जी, तो यहां पे जरा अगर हम देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, ये डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या ये बोल रहा है? ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन एल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है एल्फा हाइड्रोजन। ये हो गया तुम्हारा एल्फा हाइड्रोजन। सेम इस तरीके से देखेंगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, ओके, उससे जुड़ा हुआ है ये आपका एल्फा कार्बन और जहां पे है हाइड्रोजन। सेम ये डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, ये है एल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन। तो ये भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा, ये भी दर्शाएगा। तो 3 इसमें ऐसे कार्बन है जो कि sp3 है और हाइड्रोजन रखते हैं। एक तो सेकंड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला। सेकंड, 4, 5th, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हमने अति संयुग्मन में क्या देखा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ पहला sp3 कार्बन एल्फा कार्बन कहलाता है, उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए अति संयुग्मन के लिए। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम, इससे अटैच पहला वाला एकल बंधित sp3 कार्बन, ये वाला भी एल्फा होगा, ये भी एल्फा, ये भी एल्फा, ठीक है। और इस डबल बॉन्डेड कार्बन सिस्टम से ये वाला एल्फा हो जाएगा, तो एक HE, एक HE, एक HE, ये अति संयुग्मन दर्शाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो हमने पढ़ा था वही बता रहा हूं, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं, ठीक है क्या? ओके, ये हमने देख लिया। क्लियर है मामला? अब आगे हम पढ़ाई करते हैं। हाँ जी, 1 मिनट, मैं इसका ये वायर ही चेंज कर रहा हूं, दूसरा सिस्टम ले रहा हूं। हाँ जी, अब सुनो, अब इसकी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, एक बार कमेंट दिखा। हेलो,
हेलो 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 हेलो, आइए भाई। हेलो आइए भाई। हेलो हेलो हेलो, अभी सही आ रही? सही आ रही है बात? ओके। हेलो, अभी सही आ रही? सही आ रही है बात? ठीक है, ओके। हेलो, अभी सही आ रही? सही आ रही है बात? हाँ जी बेटा, अभी एकदम सही है, बहुत क्लियर आवाज आ रही है। अब सही आ रही है, ठीक है, सारे के सारे एकदम बहुत बढ़िया, एकदम सही है बेटा। हाँ जी, देख ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोबारा से इस कंपाउंड को गौर करके देखो, एकदम बढ़िया से अच्छे से तुम्हें सब सुनाई देगा, एकदम बढ़िया से अच्छे से सारी बातें क्लियर करवाए देगा, ठीक है, एकदम सब खुश। ओके, हाँ, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, एल्कीन में अति संयुग्मन होने के लिए क्या होता था सर? डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ अगला कार्बन sp3 होना चाहिए। ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन, जो कि sp3 है, क्योंकि 4 एकल बंध बना रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन अति संयुग्मन में भाग ले सकता है। ये वाला कार्बन देखो प्योर सिंगल बॉन्डेड है, यहां पर एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन और है यहां पर, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहां पर ये वाला हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम, ये वाला कार्बन अल्फा, तो इसका एक H, इसका भी H, इसका भी H, हाइड्रोजन क्या कर सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फर्स्ट वाला नहीं कर पाया क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है, थर्ड वाला भी नहीं कर पाया क्योंकि डबल बॉन्डेड सिस्टम से अटैच है, उससे अटैच sp3 अल्फा कार्बन से, ठीक है, तब होता है। क्लियर हो गया मामला? तो ये सारी बातें हमने देख ली, अच्छे से इनको भी सीखा, अच्छे से इनको क्लियर किया। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का एक और दूसरा टॉपिक, जो कि तुम्हारे 12th में ज्यादा काम आएगा, 12th वाले टॉपिक्स में ज्यादा काम आएगा। अभी तक का हमारा जो टॉपिक था वो था प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद, अति संयुग्मन, एरोमेटिकता, ये 11th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब जो 12th के एनसीईआरटी में वो है अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य, अम्लीय सामर्थ्य, क्षारीय सामर्थ्य। हाँ जी, ठीक है, एकदम ओके। अब हेडिंग डाल लो बढ़िया से, अच्छे से, और सब बच्चे बढ़िया से एकदम फोकस करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे एकदम, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। यार अब प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, बढ़िया से अच्छे से पढ़ लो, वरना क्या होगा, पूरा समय वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से अच्छे से थोड़ी देर अपन पढ़ाई करते हैं, इत्मीनान से सारी बातों को आपने समझा है, आई होप आप उसी तरीके से अब भी समझेंगे। ओके, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, सारी चीजों को लगभग समझ लिया है। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो बेटा उस टॉपिक को दोबारा से देखें, बढ़िया से उसको समझें, अच्छे से परखें, और फिर आगे बढ़े, आपको एकदम मक्खन लगेगा सब कुछ। अब हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट, अम्लीय एवं क्षारीय सामर्थ्य। अच्छा, पहले अम्लीय बात करते हैं, अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य, शॉर्ट में मैं इसको एस से लिख दूंगा कई बार, एस, एसिडिक स्ट्रेंथ। अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है? सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए अम्ल होते क्या हैं, अम्ल कहां गिने जाता है। तो मैंने एक बार पहले ही बताया था, एक बार और बता देता हूं ताकि आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन का त्याग करते हो, H+ आयन का त्याग करने वाला, H+ आयन का त्याग करने वाले, त्याग करने वाले, जो H+ आयन त्यागेंगे अम्ल कहलाएंगे। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, उनको भी अम्ल कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले, ठीक है, लुईस अम्ल।
ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको मैं समझाना चाहता हूं। बढ़िया से अगर आप समझेंगे तो आप ही का फायदा होगा, बढ़िया से सारी चीजें क्लियर कर पाओगे। तो अम्ल के बारे में हमने देखा, जैसे कि माना ठीक है, HA, ये मेरे पास कोई एक अम्ल है। क्या है बच्चा? अम्ल है। तो अम्ल है तो अम्ल टूट करके क्या देगा? H+ आयन देगा। यहां से H+ आयन बना तो इस एक धनावेश है तो एक ऋणायन बनेगा, तो यहां पर A- ऋणायन बना। अम्ल से जैसे ही H+ आयन बनता है तो साथ में एक ऋणायन बनता है। क्या बनता है? एक ऋणायन। अम्ल जैसे ही H+ आयन त्यागता है तो अपना एक ऋणायन बनाता है, उसको बोलते हैं अपन उसका संयुग्मी क्षार। ये होता है इसका संयुग्मी क्षार। अम्ल से जैसे ही H+ आयन बनाया तो एक ऋणायन बनाया, उस ऋणायन को बोलते हैं संयुग्मी क्षार। यह है ऋणायन। ठीक है, H+ हटाने के बाद ऋणावेश बचा दो, H+ हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज लगा दो, वही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या कहलाती है? उसका संयुग्मी क्षार। अम्ल से H+ निकलने के बाद क्या बनता है? उसका संयुग्मी क्षार बनता है। क्षार जैसे ही H+ लेता है उसका संयुग्मी अम्ल बनाता है। ठीक है, ओके। अम्ल से क्या बनता है? संयुग्मी क्षार। क्षार से क्या बनेगा? संयुग्मी अम्ल बनेगा। ओके, अच्छा, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात है। हाँ जी, हमारे पास अम्ल का सिंपल सा मतलब था अम्ल जो H+ आयन त्यागता हो, यौगिक जो H+ आयन त्यागे अम्ल कहलाता है। अब यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, तो रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल का क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक आएगा यहां पर Ka। जहां Ka क्या है बेटा? जहां सब लिखना है ये, जहां Ka क्या है? अम्ल वियोजन स्थिरांक। अम्ल वियोजन स्थिरांक, आयनन बोल दो या वियोजन बोल दो, एक ही बात है। अम्ल वियोजन स्थिरांक। हाँ जी, यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि भैया अगर प्रबल अम्ल है तो पूरा पूरा टूट जाएगा, दुर्बल अम्ल है थोड़ा बहुत टूटेगा, थोड़ा बहुत ये भी रहेगा। तो यहां पर HA जब टूटेगा तो H+ A- ऋणायन बनाएगा, जिसका मैंने मान लिया साम्य स्थिरांक, मान लिया Ka, जिसको अम्ल वियोजन स्थिरांक हम बोल रहे हैं। तो यहां पर Ka का मान कैसे हम निकाल सकते हैं? भाई फिजिकल केमिस्ट्री से हम क्वांटिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं ना, कि यार कितना अम्ल होगा, कितना अम्लीय होगा, कितना क्षारीय होगा। तो Ka हमारे पास अम्ल का वियोजन स्थिरांक है। तो वियोजन स्थिरांक है तो बेटा तो K बराबर क्या हो जाएगा? K एक साम्य स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक है, जिसकी गणना कैसे की जाती है? उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। उत्पाद बटे क्रियाकारक, उत्पाद के रूप में H+ आयन है और A- आयन है। उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता। हाँ या ना? यहां से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? K का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हो गई बात। अब जरा देखो ध्यान से, जो अम्ल जितना ज्यादा प्रबल होगा उतना जल्दी H+ आयन त्यागेगा, तो H+ आयनों की सांद्रता बहुत ज्यादा रहेगी। H+ आयन निकला तो उससे ऋणायन बना, उसकी भी सांद्रता ज्यादा ही रहेगी। जैसे मैंने क्या लिया? कोई अम्ल लिया, वो तुरंत H+ आयनों में विभाजित हो गया। H+ आयन तो विलयन में क्या हो जाएगी? H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी और जो अम्ल था उसकी सांद्रता घट जाएगी। तो यहां पर होगा क्या? समय के साथ साथ ये और ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, तो K का मान बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा K उतना प्रबल वो अम्ल। अर्थात यहां पर जो अम्लीय सामर्थ्य होती है, अम्लीय सामर्थ्य होती है वो K के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है बेटा? पहली बात तो Ka, अम्ल वियोजन स्थिरांक के समानुपाती होती है। अच्छा, एक और बात, चूंकि आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो pKa जैसे pH होता है, pH बराबर माइनस log ऑफ H+ आयन होता है, सेम उस तरीके से pKa बराबर भी एक फॉर्मूला होता है, pK बराबर होता है माइनस log ऑफ Ka। ये होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में साम्य अवस्था वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, K का मान जितना बढ़ाते जाओगे इस ऋणावेश की वजह से pK का मान उतना कम आएगा। K का मान बढ़ाओगे pK का मान घटता जाएगा।
अरे हम क्या करेंगे, अगर K का मान बढ़ाते जाएंगे तो pK का मान उतना कम होता जाएगा। K बढ़ा रहे हो तो pK घटेगा, K बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मतलब Ka और अम्लीय सामर्थ्य तो समानुपाती है, लेकिन अगर K का मान बढ़ेगा तो pK का मान घट जाएगा। K बढ़ रहा है मतलब अम्लीय गुण बढ़ रहे हैं, अम्लीय गुण बढ़ रहे हैं मतलब उसका pK घट रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। हाँ जी, इतनी बात क्लियर है। अगर K का मान बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ है, pK का मान घटता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? यहां से हम बोल सकते हैं कि जो pKa है वो Ka के व्युत्क्रमानुपाती है, और Ka किसके समानुपाती था? अम्लीय सामर्थ्य के। तो pK और अम्लीय सामर्थ्य भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्या हम ये बोल सकते हैं कि यार जो अम्लीय गुण है, अम्लीय गुण होंगे वो pKa के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, अर्थात जिसका pK ज्यादा उसके अम्लीय गुण कम। सीधी बात। अर्थात जिसका pKa ज्यादा अम्लीयता कम, ठीक है, या अम्लीय गुण कम। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? एकदम सिंपल सी, एकदम आसान शब्दों में जो मैं बोल रहा हूं ये क्लियर कर पा रहे हो आप? पहले तो इस बात को समझते जाओ। हमने एक अम्ल लिया जिसको तोड़ा, H+ आयन बनाया, एक ऋणायन बनाया। इस ऋणायन को बोलते हैं संयुग्मी क्षार। पहली बात तो ये ध्यान रखना। ओके, K क्या है? अम्ल वियोजन स्थिरांक, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जिसके लिए 4 अम्ल लिए मैंने, A B C D, चारों के K के मान मुझे पता है। जिसका K ज्यादा वो प्रबल अम्ल, और जिसका K ज्यादा आएगा उसका pK उतना ही कम आएगा। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं जिसका pK वैल्यू सबसे कम वो उतना अम्लीय होगा, जिसका pK वैल्यू जितना कम वो उतना अम्लीय होगा, pK वैल्यू जिसका जितना कम होगा वो उतना प्रबल अम्लीय होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा जी? ये इतनी बातें मैंने आपको जो समझाई एकदम क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर कुछ और बातें हैं जो हम यहां पर समझते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल। हाँ जी, वो तो क्लियर हो गया। अब वापस से एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए Ha1 टूटता है और Ha2 भी टूटता है। ये दो अलग अलग अम्ल मैंने लिए, यह भी अम्ल है, यह भी अम्ल है। ये टूटा, H+ आयन दिया और A1 ऋणायन बनाया। ये टूटा, H+ आयन दिया, A2 ऋणायन बनाया। हाँ या ना? ये टूटा और एक स्थायी ऋणायन बनाया, अधिक स्थायी। ये कम स्थायी है। इन दोनों की आपस में तुलना कर रहा हूं मैं। ये ऋणायन ज्यादा स्टेबल है, ये ऋणायन कम स्टेबल है, कम स्थायी ऋणायन है। अगर ये ज्यादा स्थायी ऋणायन बन रहा है टूटने के पश्चात, तो क्या ये टूटना चाहेगा? इन दोनों में हमने कंपैरिजन किया। ये टूटा, ज्यादा स्टेबल आयन बनाया, ये टूटा, कम स्टेबल आयन बनाया। मतलब इसके टूटने पर फायदा हो रहा है, इसके टूटने पर उतना फायदा नहीं हो रहा। कौन जल्दी टूटेगा? ये जल्दी टूटेगा। ये जल्दी टूटेगा, एक स्टेबल ऋणायन बनाएगा और H+ आयन त्याग देगा, अर्थात ये प्रबल होगा। ये प्रबल अम्ल है। और यह कम स्थायी ऋणायन बना रहा है, ये टूटना ही नहीं चाहेगा। अरे यार, मैं टूटने के बाद तो अनस्टेबल हो जाऊंगा, लेस स्टेबल हो जाऊंगा। तो क्या ये टूटना चाहेगा? और टूटेगा। अगर ये टूटेगा, अगर ये टूटेगा बेटा, तो लेस स्टेबल आयन बना रहा है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो हमें बस आपस में तुलना करनी है, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। ओके, जिसका ऋणायन जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना प्रबल अम्ल। ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आ रहा है। क्या हमारे पास ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यार जो अम्लीयता होगी ना, अम्लीयता होगी वो ऋणायन के स्थायित्व के समानुपाती होगी। ऋणायन का स्थायित्व
के समानुपाती होगी। अब आप मुझे बताओ किसी ऋणायन का स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। या तो आप अनुनाद के जरिए इलेक्ट्रॉन खींच लो या माइनस आई के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच लो, हाँ या ना? तो इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं? माइनस एम इफेक्ट वाले समूह या माइनस आई प्रभाव वाले समूह इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जैसे कि प्लस एम प्रभाव वाले या प्लस आई प्रभाव वाले स्टेबिलिटी को घटाएंगे। तो सीधी सीधी बात आपको समझ में आ रही होगी, अम्लीय सामर्थ्य कब बढ़ेगी? जब खींचने वाले समूह होंगे, देने वाले समूह होंगे तो वो अम्लीय सामर्थ्य को घटाते चले जाएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इन सारी बातों को आपस में एक दूसरे से रिलेट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारी बातें एकदम सरल सी लगेगी। क्या मैंने बोला कि यार जितना ज्यादा स्टेबल ऋणायन है वो उतना प्रबल अम्ल है। तो यहां पर अम्लीयता क्या ऋणायन की स्टेबिलिटी के समानुपाती हो गई। और ऋणायन का स्थायित्व ज्यादा कब होता है? जब खींचने वाले समूह से जुड़े जाएं। माइनस एम वाले या माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले, माइनस एम बोलो या माइनस आर बोलो एक ही बात है। अगर आप दान करने वाले जोड़ते जाओगे तो ऋणायन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ता चला जाएगा, तो स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आई? एकदम बढ़िया, एकदम सटीक तरीके से आप समझ पा रहे हो, बातों को अच्छे से क्लियर हो पा रहा है? तो जैसे कि देखो कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है? हाँ जी, उदाहरण अम्लीय सामर्थ्य बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम बताएं। क्रम बताएं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो आप सब बच्चे बढ़िया से अच्छे से सारी बातों को समझिएगा। हर एक बात जो मैं बोलता हूं उसको क्लियर करते रहिएगा। ओके, हाँ बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। CH4 NH3 H2O और HF, यह चार हमने कंपाउंड लिए। अब हम देख रहे हैं इनकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम कि कौन ज्यादा अम्लीय है। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हमें देखना है। हमें क्वेश्चन वाले ने बोला अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताओ। अम्लीय सामर्थ्य मतलब H+ आयन देंगे, तो H+ आयन निकाल के इनसे ऋणायन बना लो। भाई आपको क्या देखना है? जिसका ऋणायन जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना अम्लीय होगा। तो अगर मैं यहां से बेटा H+ आयन निकाल दूं, इसका H+ आयन निकाल दो, इसका H+ आयन निकाल दो, इससे H+ आयन निकाल दो, यहां से H+ आयन निकाल दो, तो H+ आयन निकलने के बाद यहां पे क्या ऋणायन बच जाएगा? CH3-, यहां से बच जाएगा NH2-, यहां से बच जाएगा OH-, यहां से बच जाएगा F-। अब देख लो किसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल। तो अगर हम देखें स्टेबिलिटी का ऑर्डर, अगर हम देखें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो हमें पता है कि F- ज्यादा स्टेबल होता है। बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणता के आधार पर आंसर देखा जाता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, अर्थात उस पर ऋणावेश सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अर्थात वह H+ आयन पहले त्यागेगा। यहां पे जो ऋणायन बन रहा है उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है? EN के आधार पर हमने आंसर निकाला। विद्युत ऋणता कार्बन की सबसे कम, फिर नाइट्रोजन की, फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, अर्थात यहां से H+ आयन निकलने के बाद एक ज्यादा स्टेबल आयन बन रहा है, अर्थात अम्लीय सामर्थ्य। अगर मैं बात करूं अम्लीयता, अम्लीयता किसकी ज्यादा होगी? अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी बेटा सबसे कम CH4 की, CH4 की, फिर NH3 की, फिर H2O की और देन HF, सबसे एसिडिक हो जाएगा। क्या एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था? आराम से कर सकते थे, कोई ज्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है। H+ आयन हटाओ और ऋणायन बनाओ, H+ आयन हटाओ, ऋणायन बनाओ, चेक कर लो किसका ज्यादा स्टेबल, किसका कम स्टेबल। जिसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल वो प्रबल अम्ल। इतनी सी बात है, समझ में आई? आगे देखो उदाहरण। हाँ जी, HF, HCl, HBr, HI। हाँ जी,
इन चारों में अगर हम कंपैरिजन करें बेटा तो एकदम सिंपल सा है सर। जैसे ही यहां से H प्लस आयन हटेगा F माइनस बनेगा, H प्लस आयन हटा दो, ठीक है। H प्लस आयन हटा के यहाँ पर Cl माइनस आयन बना दो, H प्लस आयन मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर Br माइनस आयन बना दिया और यहाँ पर I माइनस आयन बन जाएगा H प्लस आयन को हटाने के बाद। तो आप देख लो किसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अरे जिसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ही प्रबल अम्ल रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहां पर स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी में F माइनस से ज्यादा स्टेबल, Cl माइनस ज्यादा स्टेबल, Br माइनस ज्यादा स्टेबल, I माइनस। क्यों? क्योंकि ऊपर से नहीं चलते तो फिर आकार से आंसर निकालते हैं, विद्युत ऋणता से नहीं। फ्लोरीन के ऊपर ऋणावेश, ब्रोमीन के, क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश, आयोडीन के ऊपर। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, आकार बड़ा है। अगर आकार बड़ा है बेटा तो उस पर ऋणावेश उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना बड़ा आकार उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके जी, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ I माइनस ज्यादा स्टेबल है तो यहां पर अम्लीय सामर्थ्य क्रम ये आ जाएगा। क्या ये बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा? क्या कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं यार, आराम से एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं ना। ओके, अब अगला देखो थर्ड। हाँ जी, इथेन, एथीन और इथाइन। तो अब एकदम सिंपल सी बात है, इसमें हाइड्रोजन एक sp3 कार्बन से निकलेगा, यहां sp2 से निकलेगा, वहां sp से निकलेगा। इसमें किसी भी कार्बन से निकाल दो, इसमें किसी भी एक कार्बन से निकाल दो, इसमें किसी भी एक कार्बन से निकाल के नेगेटिव चार्ज बना दो। बना के देखो, अगर मैं जैसे यहां से एक H प्लस आयन हटाता हूं तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरे बच्चा? क्या CH2 नेगेटिव चार्ज बन जाएगा? यहां से एक H हटाता हूं तो यहां से H प्लस हटाने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव बन जाएगा। क्या यहां से H प्लस हटाने के बाद क्या बच जाएगा? नेगेटिव बच जाएगा। क्या अब जरा देखो ध्यान से मेरी बात, क्या यह एक sp3 कार्बन था, यह एक sp2 कार्बन था, यह एक sp कार्बन था। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल। क्या शुरुआत से ही बोलते आ रहे हैं? क्या हम शुरुआत से बोल रहे हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल वो उतना स्टेबल ऋणायन। तो हमें पता है ना EN कि यार sp कार्बन की ज्यादा EN होती है, फिर sp2 की, sp3 की सबसे कम EN होती है। मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो यहां पर अम्लीय सामर्थ्य क्या इसकी ज्यादा होगी? एल्काइन ज्यादा अम्लीय होती है एल्कीन से और एल्केन से। समझ पा रहे हैं मेरी बात मित्रों? एकदम सटीक है, एकदम सरल है, करना नहीं है कुछ, H प्लस हटा के नेगेटिव चार्ज बनाना है, कर सकते हैं हम। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। H2O, H2S, H2SE, H2TE। हम देख सकते हैं इनकी अम्लीयता किस तरीके से परिवर्तित होगी। हम देख सकते हैं इनकी अम्लीयता किस तरीके से परिवर्तित होगी। कुछ नहीं करना सर, H प्लस हटा के ऋणायन बनाना है। तो जैसे ही मैं क्या करूं, और फिर धीरे धीरे आपको दिमाग में सीखते भी जाना इन चीजों को। जैसे ही मैंने यहां से H प्लस हटाया, ऑक्सीजन पे ऋणावेश आया क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि देखो, इसको खोल के लिख दिया मैंने HOH, ये ऐसे था। H, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर खींच लो तो ये बेचारा H प्लस, ये जो हाइड्रोजन है एकदम फ्री हो जाएगा। इसके पास इस बंध में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक खुद का था और एक ऑक्सीजन का था, दोनों इस ऑक्सीजन ने ले लिए तो OH माइनस अलग हो गया और ये H नल्ला H प्लस के रूप में अलग हो गया। यहां से क्या अलग हो जाएगा? H प्लस निकलने के बाद SH माइनस अलग हो जाएगा। यहां से H प्लस निकलने के बाद SEH माइनस अलग हो जाएगा। केंद्रीय परमाणु पर ऋणावेश रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। H प्लस निकलने के बाद TEH ऋणावेश निकल जाएगा।
तो किस पर ऋण आवेश ज्यादा स्टेबल है? जिसका आकार बड़ा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एक ही तो वर्ग में आते हैं भाई। ऊपर से नहीं चलने पर आकार बढ़ता है, तो आकार से हम आंसर निकालेंगे तो उस पर ऋण आवेश ज्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या देखनी है? स्टेबिलिटी देखनी है भैया। OH माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है SH माइनस, उससे ज्यादा स्टेबल होता है ACH माइनस, और ज्यादा स्टेबल होता है TH माइनस। आकार समझ में आया? एकदम सिंपल है बेटा, एकदम क्लियर है, अच्छे से कर सकते हो, कोई भी ओच पोच नहीं, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, एकदम सटीक बात है सारी की सारी। क्लियर है माजरा? ओके, अब आगे की बात, अब आगे की बात। 5th क्वेश्चन। आराम से सब कर पा रहे हो एकदम, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई न कर पाए। सब मेरे से तो होएगा ही नहीं ना, मैं कैसे करूंगा ना यार, समझ में नहीं आ रहा है। एकदम सिंपल है। ओके, अब आगे 5 उदाहरण करें, उससे पहले देखेंगे एक नोट। एक नोट लिखो। सर मान लो एक कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हाइड्रोजन अम्लीय है? कैसे हम किस H को हटा के ऋणावेश बनाएं? मान लो बहुत अलग अलग तरह के कार्बन हो, बहुत अलग अलग तरह के परमाणु हो, किससे H हटाएंगे? तो जरा देखो ध्यान से, अम्लीय हाइड्रोजन की पहचान। अम्लीय हाइड्रोजन की पहचान कैसे पता चलेगा? यही वाला H हटाना है, हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, वह H सर्वाधिक अम्लीय होगा जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो। वह H एटम अम्लीय, अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा जो अधिक विद्युत ऋणी, अधिक EN वाले एटम से अटैच हो। अब सर विद्युत ऋणी ठीक है, कुछ डायरेक्ट हिंट दो ना। देखो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़े हुए तो अम्लीय होते ही होते हैं, ठीक है। फोन एवं sp कार्बन, sp संकरित कार्बन एटम, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अम्लीय होता है। तो अगर किसी अणु में आपको फ्लोरीन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए और इन पे H दिख जाए तो उसको हटाना है और ऋणायन बनाना है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको उस वाले को हटा के ऋणावेश बनाना है। डन डना डन डन, एकदम क्लियर है क्या मामला? ओके, ये दोनों नोट आपके बहुत काम आएंगे, ये दोनों नोट आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। बहुत सारों में से हमें कुछ एक ऋणायन को हटाना है, ठीक है। ओके, तो वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। 4 हो गए, अगला 5वां। अब हर बार ना अपन टुकुर नहीं करेंगे ऐसे, है ना। ओके, यहां पे देखो ध्यान से, CH3OH है, मैथिल एल्कोहल है। यहां पे दे रखा है आपको एथिल एल्कोहल, यहां पे दे रखा है आपको प्रोपिल एल्कोहल। अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं कौन ज्यादा अम्लीय है, हम किसका क्रम देख रहे हैं? अम्लीय सामर्थ्य का क्रम देख रहे हैं। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा दिमाग इतना सा लगाना है कि अब इसमें इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है, कौन सा ज्यादा अम्लीय है? वह हाइड्रोजन एटम अम्लीय होगा जो अधिक EN वाले एटम से निकलेगा, जुड़ा होगा। तो इसमें कार्बन से भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से भी जुड़ा हुआ है। क्या ऑक्सीजन वाला H निकलेगा? हाँ, क्योंकि ये मोर एसिडिक है।
सिमिलरली इसमें इस कार्बन से H निकलेगा, इससे निकलेगा कि ऑक्सीजन से निकलेगा? ऑक्सीजन से निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर भी ऑक्सीजन से निकलेगा। तो जब H प्लस निकलेगा तो इस पर ऋणावेश छोड़ के जाएगा। यस यस यस। तो किस पे ऋणावेश ज्यादा स्टेबल है? तो सर हमने देखा इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है मेथिल समूह का, लगता है प्लस आई। यहां पर और ज्यादा प्लस आई, यहां पर इतने सारे बड़े समूह का प्लस आई। क्या प्लस आई प्रभाव बढ़ता जा रहा है? क्योंकि एल्किल समूह बढ़ते जाते हैं तो प्लस आई बढ़ता जाता है। अर्थात अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा ऋणावेश उस पर होगा, तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या रसगुल्लो, क्या फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? हर बार ऐसे खोल खोल के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा, हर बार ऐसे ओपन करके बताऊंगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कि यार यहां पे ऋणायन ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे जैसे जैसे उधर जा रहे हैं प्लस आई बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पे ज्यादा प्लस आई, यहां पे कम, यहां पे सबसे कम प्लस आई। समझ में आई क्या मेरी बात? तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा हुआ? मेथिल एल्कोहल, फिर एथिल एल्कोहल, फिर प्रोपिल एल्कोहल। समझ में आई मेरी बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेथिल एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल, और यह दूसरा एल्कोहल। हाँ जी, इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन होगा? ये है आपके पास एथिल एल्कोहल। देखो ये पूरा 12th वाला टॉपिक है बेटा तुम्हारा। ये है एथिल एल्कोहल, ये है वाइनिल समूह CH2CH, वाइनिल कहलाता है, और एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल। हाँ जी भाई साहब, तो बात ऐसी है, यहां से जैसे ही H प्लस आयन हटाओगे, क्या इस अणु में सबसे ज्यादा अम्लीय यही है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसमें ये वाला अम्लीय है क्या? ये वाला अम्लीय सबसे ज्यादा अम्लीय ये वाला है। तो जैसे ही यहां से H निकलेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही H निकलेगा नेगेटिव चार्ज आएगा। किस पर ऋणावेश ज्यादा स्टेबल है? सर यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एल्किल समूह, जो कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है प्लस आई, और जबकि यहां पे ऋणावेश जैसे ही बना डबल सिंगल ऋणावेश अनुनाद द्वारा स्टेबल। क्या अनुनाद द्वारा स्थायी? रटने का कुछ नहीं है, इस पर ऋणावेश ज्यादा स्टेबल है, अर्थात यह जल्दी H प्लस आयन निकालेगा और एक प्रबल ऋणायन, स्टेबल ऋणायन बनाएगा। स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। यहां पर एक अधिक स्थायी मध्यवर्ती बनेगा। तो ये फटाफट होगी। समझ में आई क्या मेरी बात? समझ में आई क्या मेरी बात? क्या हम कर सकते थे? क्या हमने कर लिया? एकदम बढ़िया तरीके से कर लिया बेटा। कोई शक, कोई डाउट, परेशानी, दुख, चिंता, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा हो तो बता सकते हो। एकदम मामला सही है बेटा, एकदम ओके। अगला एक है मेरे पास, हाँ जी, पहले इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं हम। ये तो है मेरे पास एल्कोहल, एकदम सिंपल है। ये है मेरे पास फिनोल, ये है फिनोल, और ये है हमारे पास एक सामान्य एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय, तो रसगुल्लो
करना क्या है आपको, H प्लस हटा के ऋणावेश देखना है। तो भाई साहब ये वाला H हटेगा, यहां ये वाला H हटेगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। यहां से H प्लस हटाएंगे ऋणावेश यहां आएगा, यहां से H प्लस हटाएंगे ऋणावेश बेंजीन के ऊपर जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु पर आएगा। क्या बोलते हो? यहां पर वही एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे, यहां पर यह ऋणायन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाएगा, अनुनाद द्वारा स्थायी। क्या तुम्हें याद है, बोलो तो क्या अम्लीय सामर्थ्य क्या फिनोल की ज्यादा होगी? क्या फिनोल की अम्लीयता ज्यादा होगी बच्चों? क्या फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा? क्या फिनोल ज्यादा एसिडिक होगा? अच्छे से क्लियर कर लेंगे आप? अच्छे समझ में आया क्या आपको? एकदम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, बात ऐसी है, गर्ज ऐसी है। ये है मेरे पास फिनोल, ठीक है, मतलब फिनोल अम्लीय होता है, ये तो आप समझ गए। ओके, थोड़ा बहुत फिनोल पे ही खेल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, अब इनमें अम्लीय सामर्थ्य कंपेयर करो, इनमें अम्लीय सामर्थ्य का कंपैरिजन करो। आप देखो ये फिनोल है, हाँ जी, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो क्लोरीन का नेट इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई, माइनस आई मेटा पे भी लगता है, माइनस आई पेरा पे भी लगता है, और आई प्रभाव तो दूरी पे लगता है, दूरी पे डिपेंड करेगा। हाँ जी, हफ्जा बेटा यहाँ पे इधर देख तो ध्यान से, पहले माइंड मैप अभी लास्ट में जरूरत पड़ेगी, तो मैं अभी जरूरत नहीं पड़ेगी उनसे। हाँ जी, तीनों में खींचने वाले समूह, अगर खींचने वाले समूह होंगे तो क्या स्टेबल ऋणायन बनाएंगे? यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा H प्लस निकलने के बाद, यहां पे H प्लस निकलेगा, ऋणावेश आएगा, H प्लस निकलेगा, ऋणावेश आएगा, H प्लस निकलेगा, ऋणावेश आएगा। किसका ऋणायन ज्यादा स्टेबल है बच्चों? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या अम्लीयता, क्या अम्लीयता, क्या अम्लीयता सर बी वाले की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऋणायन बनाएगा, फिर सी वाला, फिर डी वाला, क्योंकि आई प्रभाव दूरी पर डिपेंड करता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है क्या? और ए वाले में तो कोई भी नहीं है। क्या यहां पर समझ में आया सबको? एकदम क्लियर है, क्लियर समझ में आया क्या बाल को? ओके, चलो तुम्हारी और परीक्षा ली जाए, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, सर उदासीन अधिक अरे चारों के चारों अम्ल है बेटा, तो अम्ल तो H प्लस आयन देगा ही देगा, ठीक है। अब तेरे को देखना है उन चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल ऋणायन बनाएगा, ठीक है। उदासीन उदासीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अब तीनों चारों अम्ल H प्लस आयन त्यागेंगे, अब कौन जल्दी त्यागेगा, ये हमारा मैटर चल रहा है। अब यहां पे सोच समझ के करना, प्लीज जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है।
देखते हैं कितने बच्चे इसमें खिचड़ी पकाते हैं। सबसे पहली बात, मेथिल समूह कौन कौन से प्रभाव दर्शाता है? क्या मेथिल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाता है? सबको यकीन है प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। क्या मेथिल समूह अनुनाद भी दर्शाता है? बोलो बच्चों, क्या मेथिल समूह अनुनाद भी क्या मेथिल समूह अति संयुग्मन भी दर्शाता है? क्या मेथिल समूह अति संयुग्मन भी दर्शाता है? क्या मेथिल समूह अति संयुग्मन भी दर्शा सकता है? क्या मेथिल समूह अति संयुग्मन भी दर्शा सकता है? ये देखो मित्रों, ध्यान से देखो। अरे ये डबल बॉन्डेड कार्बन एल्कीन, एल्कीन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अगर sp3 है वो अल्फा कार्बन है। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? बोलो ना, बोलो ना। क्या यहां पर अति संयुग्मन लगेगा? डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच पहला कार्बन sp3 है जिस पर 3 हाइड्रोजन है। क्या अति संयुग्मन होगा कि नहीं होगा? क्या यहां पर प्लस H प्रभाव भी लगेगा? प्लस H प्रभाव भी लगेगा, प्लस H प्रभाव भी लगेगा। क्या मेटा पर अति संयुग्मन लगता है? क्योंकि अति संयुग्मन भी एक प्रकार का अनुनाद ही होता है, अबंधित अनुनाद। क्या मेटा पर अति संयुग्मन लगता है? क्या मेटा स्थिति पर अति संयुग्मन लगता है? तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या अति संयुग्मन मेटा पोजीशन पर लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि एम प्रभाव और अति संयुग्मन मेटा पर नहीं लगते हैं, सिर्फ आई लगेगा। यहां सिर्फ आई लगेगा और ये इसके सापेक्ष पेरा पर आ गया तो यहां पर भी लगेगा ना। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? अब दिमाग लगा के अब करो। देखो, अम्लीयता मैं बता दूं सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा डी वाले की है, क्योंकि उसमें तो कोई देने वाला समूह ही नहीं लगा हुआ है। अब सोचो और अब तसल्ली से ट्राई करो। अब करो। सबसे ज्यादा अम्लीय है डी, फिनोल। फिनोल ये है ऑर्थोक्रिसोल, ये है मेटाक्रिसोल, वो है पैराक्रिसोल। अब सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर जवाब दो। आई प्रभाव दूरी पर डिपेंड करता है। अनुनाद सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, फिर अति संयुग्मन, फिर आता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव अनुनाद दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। सोचो, सोच के जवाब देना आराम से। डी सी ए बी, बच्चे बोल रहे हैं डी फिर सी फिर ए बी। ओके, डी बी सी ए, डी बी सी ए। ओके, इन दोनों में से चेक करते हैं। देखो ध्यान से, सारी बातें समझना, एकदम क्लियर करना। देखो, डी सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, इस बात में तो किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तीनों में देने वाले समूह जुड़े हुए हैं, उसमें कोई भी देने वाला समूह नहीं है, अर्थात उसका ऋणायन तो बाकियों से स्टेबल होगा ही होगा। ओके ओके, अब जरा देखो ध्यान से, इस पे मैंने ऋणायन बनाया, ऋणायन बनाया, ऋणायन बनाया। ठीक है बच्चों? ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये समूह भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन देने का ही काम कर रहा है। इन दोनों में अति संयुग्मन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसमें तो अति संयुग्मन है ही नहीं। इसमें क्या केवल प्रेरणिक प्रभाव लगेगा, केवल और केवल प्लस आई प्रभाव लगेगा। क्या ये कम देगा? सबसे कम देगा, सबसे कम देगा, सबसे कम देगा। हाँ या ना? बोलो ना मेरी बात। क्या यहां पर इस ऋणावेश को ये सबसे कम बढ़ाएगा? बढ़ाएगा तो सही, लेकिन सबसे कम बढ़ाएगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ओके, अब H इसमें भी लग रहा है, H इसमें भी लग रहा है, H इसमें भी लग रहा है, H इसमें भी लग रहा है। मतलब
दोनों का ऋणायन इसके कंपैरिजन में ज्यादा अस्थायी रहेगा। इसमें सिर्फ प्लस आई के जरिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। बी आ जाएगा क्या? क्या बी आ जाएगा क्या? क्या बी आ जाएगा क्या? आ जाएगा। अब इसमें भी प्लस एच लग रहा है, इसमें भी प्लस एच लग रहा है। एच प्रभाव दूरी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आई करता है। इसमें एच से जितने इलेक्ट्रॉन में, जैसे कि सपोज करो एच से इसने 10 इलेक्ट्रॉन दिए, सपोज करो यहां पे भी 10 ही देगा। एच प्रभाव तो दोनों जगह समान रूप से लगेगा। प्रेरणिक प्रभाव दूरी पे डिपेंड करता है, यहां ये अप्रेरणिक प्रभाव कम लगेगा, यहां प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा लगेगा। ज्यादा मिलेंगे एच प्रभाव से भी, आई प्रभाव से भी, तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ या ना? तो बचा क्या बीच में? सी। एकदम दिमाग को खोल देने वाला प्रश्न है ये। क्या कर पा रहे हो? क्या कर पा रहे हो? तो DBCA। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया आपने। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? देखो ये समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, रटना मत, समझोगे तो क्लियर कर पाओगे। देखो इसमें कोई भी देने वाला समूह नहीं था, इसमें देने वाला था लेकिन सिर्फ प्लस आई के द्वारा दे रहा था। इसमें देने वाला तो था लेकिन एच इसमें भी लग रहा है, एच इसमें भी लग रहा है। एच तो दोनों जगह सेम लगेगा। यहाँ पे आई कम है, आई ज्यादा है, यहाँ आई कम है, ठीक है, तो यहां पर ये कम देगा, वो ज्यादा दे रहा था। क्लियर है मामला? ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सर सिंपल सिंपल कराओ ना, ये क्या करा रहे हो यार? मैथिली तो लगाया था यार, अब उससे सिंपल क्या लगाऊं मैं यार? ठीक है, ये फिनोल है, ये भी फिनोल है, यहां OCH3 लगा दिया। ये तो कर पाओगे ना बेटा? यहां पर NO2 लगा दिया, यहां पे क्लोरीन लगा दिया। ये तो कर लेना भैया तुम, ABCD। इसको एकदम सही तरीके से करना। अपन अर्पण भारती बेटा अच्छे से पढ़ेगा, ढंग से पढ़ेगा तो समझ में भी आएगा, ठीक है अर्पण? हाँ जी, अम्लीय सामर्थ्य बताओ, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताओ। देखो फिनोल 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 फिनोल, यहां पे देखो OCH3 का प्रभाव बताओ। सबसे पहले देखो इसका प्रभाव कौन सा है। मेटा पर अति संयुग्मन क्यों नहीं होता बेटा? क्योंकि मेटा पर भी क्या, अति संयुग्मन एक प्रकार का अनुनाद है। तो याद करो जब अपन ने अनुनादी संरचनाएं बनाई थी तो उसमें क्या होता था, अगर कोई समूह इलेक्ट्रॉन देता था तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता था, खींचता भी था तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटता था। मेटा पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। उसी तरीके से जो अति संयुग्मन है वो भी एक अबंधित अनुनाद है, वो भी एक प्रकार का अनुनाद ही है, ठीक है, बिना बंध वाला रेजोनेंस। तो अनुनाद दोनों ही है, ठीक है। तो देंगे तो दोनों ऑर्थो पैरा पे देंगे, खींचेंगे तो दोनों ऑर्थो पैरा से खींचेंगे, ठीक है। हाँ जी, मुझे ये बताओ OCH3 का प्रभाव क्या है? OCH3, अरे पहले देखा करो M प्रभाव। देखो हेलोजनों का I प्रभाव M प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन बाकी सभी का M प्रभाव I प्रभाव से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? इधर CH3 जुड़ा हुआ है। एकल बंधे, हाँ है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस पर क्या होता है? लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? तो अनुनाद में ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो क्या दर्शाएगा? प्लस M प्रभाव दर्शाएगा, हाँ या ना? यहां पर NO2 के बारे में तो पता होना चाहिए, तो माइनस M दर्शाएगा। क्लोरीन माइनस I दर्शाता है, ओके, इसमें कोई है ही नहीं। तो अब आराम से आप अम्लीयता देख सकते हो। अम्लीयता देख सकते हो ना बच्चों? अरे देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? किसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा? अब सोचो, M प्रभाव I प्रभाव से ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, खींचेगा भी ज्यादा। सबसे ज्यादा खींचने वाला समूह ये माइनस M से खींचेगा, ये माइनस I से खींचेगा, ये देगा।
हाँ या ना? तो खींचने वाला भयंकर, हमें ऋणावेश, देखो जैसे ही H प्लस निकलेगा यहां ऋणावेश बनेगा, H प्लस निकला ऋणावेश बना, H प्लस निकला ऋणावेश बना, H प्लस निकला ये H प्लस निकलने के बाद की अवस्था है मैं जो बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल C वाला हो जाएगा क्या, फिर D वाला हो जाएगा क्या, फिर A वाला हो जाएगा क्या, फिर B वाला होगा सबसे लास्ट, क्योंकि वो तो उल्टा देने का काम कर रहा है, ठीक है। CDAB, क्या बात है, सही बच्चों के, एकदम सही मैच कर पा रहे हो बेटा कॉन्सेप्ट, ओके। हाँ जी, तो बात ऐसी है, घर जैसी है, समझ में आई मेरी बात? ओके, क्लियर है क्या मामला? ओके, एकदम बढ़िया। हाँ जी, तो अब अगला एक क्वेश्चन लिखें, निम्न यौगिक में कुल अम्लीय H परमाणुओं की संख्या होगी। निम्न यौगिक में टोटल कितने एसिडिक हाइड्रोजन है ये आपको बताना है, ठीक है। टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितने ये आपको बताना है। इस कंपाउंड में टोटल कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं? इस कंपाउंड में टोटल कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं? इस कंपाउंड में टोटल कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं? देखो, एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होगा। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है 1, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है 2, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है 4, 5, 1 2 3 4, ये तो एकल बंदित है, ठीक है, टोटल 4। समझ में आई मेरी बात? समझ आई मेरी बात? एक ही झटके में हो गया काम, एक ही झटके में काम खत्म। देख पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो? टोटल 4 एसिडिक हाइड्रोजन है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा बेटा उसी से हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आ गई? एकदम अच्छे से कर सकते हो, ओके। अब यहां पर अगली बात, ये क्वेश्चन हो गया 10, ये अलग से क्वेश्चन। अब 11 नंबर का उदाहरण, हाँ जी, ये एल्कोहल है, यह अच्छा, रुक जाओ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, ठीक है। ये है आपके पास फिनोल, ये आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल, ये आपके पास ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, ये है आपके पास ऑर्थो पैरा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इन चारों में दिखा दो, A, B, C, D, इन चारों में कौन ज्यादा अम्लीय होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा है ये तो, ठीक है। ये है बेटा आपके पास सिर्फ फिनोल, एक NO2 बढ़ा दिया, पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। ये है ऑर्थो पैरा, ठीक है, अंग्रेजी में मतलब IUP से नाम लिख दो इसका, 2,4,6,2,4 डाइनाइट्रोफिनोल, और इसका नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इसका कोई सामान्य नाम बताने का कष्ट करेंगे?
इसका कोई सामान्य नाम बताने का कष्ट करेंगे? पिक्रिक अम्ल। वेरी गुड, पिक्रिक अम्ल भी से कहा जाता है। अगर आपसे मैं कहूं कौन ज्यादा अम्लीय है, तो आप बिंदास बेधड़क बोल सकते हैं बेटा कि सर यहाँ पे NO2 -M प्रभाव दर्शाता है, इसमें 2 लगे हुए -M प्रभाव दर्शाने वाले, इसमें 3 लगे हुए -M प्रभाव दर्शाने वाले। हाँ या ना बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है, पिक्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और मेरे को कराने की इच्छा हो रही है आपको। सिमिलरली एक क्वेश्चन बेटा, हर्षिता बेटा कौन सा क्वेश्चन बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दो, आराम से कर लेंगे, ठीक है? हाँ जी, डन 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 डन। अब यहां पर एक क्वेश्चन मेरे को, अरे यार कौन सा क्वेश्चन था, करवाने बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है ना, फिर यार भुला दिया तुमने यार। टाइम ओवर, अभी बाकी है यार, थोड़ा सा पढ़ा लेने दो यार, थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, ठीक है? इसके पहले का ये वाला क्वेश्चन, अधिक विद्युत ऋणीय परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। देख ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एसिडिक, देख ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एसिडिक, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एसिडिक, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है एसिडिक, ठीक है? ये एकल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है नहीं, ठीक है? 4 आंसर। ओके, ये क्लियर हो गया? हाँ जी। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और करवाने वाला था तुम्हें यार, सरल सा ही था वो, कठिन बचा रखे अभी मैंने, कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन से तड़कते भड़कते जो मैंने बचा रखे हैं, ठीक है? लेकिन बस मैं थोड़ा सा एक बार तुम्हें फील करवा दूं, अच्छा ऐसे देखते हैं ये वाली चीजें। हाँ देखो, याद आया, ये फिनोल है, ये भी फिनोल है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर मैंने बड़ा सा ग्रुप लगा दिया दोनों साइड पर। हाँ जी, दोनों में बी वाला, बी तो एरोमेटिक, अरे यार कौन सा बी वाला, जो भी लिखा रखा है सेम ऐसे लिखा रखा है। हाँ जी बेटा, अब आप बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा? एरोमेटिक क्या, इन दोनों में कौन ज्यादा है वो अम्लीय होगा? एक, क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे ही H+ आयन निकलेगा एक ऋणायन बनेगा, जो कि बेंजीन के साथ आराम से अनुनाद दर्शा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पे जो ऋणायन बनेगा ना, वो ऋणायन अस्थायी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो अगल बगल में ऑर्थो स्थितियां, बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं जो उसको प्रतिकर्षित करेंगे, अनुनाद में भाग ही लेने नहीं देंगे। और दूसरी बात, दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो अनुनाद में वैसे ही पार्ट वो इलेक्ट्रॉन घनत्व उल्टा बढ़ाने का काम करेगा। समझ में आया? दोनों तरफ बड़े बड़े ग्रुप है बेटा, बल्कि ग्रुप है, बड़े बड़े समूह है, जो कि उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने में मदद ही नहीं करेंगे, बल्कि ग्रुप्स। वेरी गुड सकीना, ठीक है? तो क्या यहां पर ये वाला फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? ओके, अब आगे देखो, अब आगे देखो। हाँ जी, क्वेश्चन के रूप में कर लेते हैं। क्वेश्चन, फिनोल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनोल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल में अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करें। हाँ जी, हाँ जी, आदित्य विश्वकर्मा, टेस्ट में जीओसी आएगा बेटा, जीओसी आएगा।
हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया क्या? हाँ, अब देखो ध्यान से, मेरे को रीजन चाहिए। देखो फिनोल, ये है फिनोल, और ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। बोला ही नहीं कौन सा, तो हम जनरल मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, तो अगर मैं इनकी अम्लीयता देखूं तो भैया जी जवाब आ रहा है कि सर कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है फिनोल की तुलना में। कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या कारण है? क्या कारण है? कारण बताओ मेरे को, कारण बताओ। फिन कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक होगी, सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वेरी गुड सिकारा। हाँ, समान अनुनादी संरचनाएं ड्यू टू सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही फरमाए दोस्तों आप। देखो ध्यान से, अगर मैं फिनोल को देखूं, बनाते जाओ मेरे साथ साथ, ठीक है। फिनोल को देखूं तो बेटा फिनोल को देखूं, ठीक है, ताकि तुम भी ऐसा सीखो मेरे साथ साथ। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ये जुड़ा हुआ है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, तो यहां पे बन जाएगा एक ऋणावेश और H+ आयन अलग, ठीक है। तो फिनोल से जैसे ही H+ आयन निकलता है बनता है फिनोक्साइड आयन। क्या बनता है बेटा? फिनोक्साइड आयन। ये तुम्हारे 12th में दिया हुआ है, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। सिमिलरली नीचे लिख लेना, तुम्हारी जगह ना हो तो RCOOH, ठीक है। ऑक्सीजन से जैसे ही H+ निकलेगा यहां पे आ जाएगा ऋणावेश, यहां पर ये बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, हाँ या ना? ओके, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। अब बस आपको ये देखना है कौन ज्यादा स्टेबल है, इससे ये ऋणायन बना, उससे वो ऋणायन बना। सर मेरी टांग टूट गई। अरे भाई क्या कर रहा था ऐसा? मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। मेरी एक टांग नकली है। बेटा टांग का ध्यान रख यार, कहाँ टांग अड़ा रहा था तू? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, मेरी एक टांग नकली है। हाँ, अमन यादव। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, फिनोल से जब फिनोक्साइड आयन बनता है तो उसमें असमान अनुनादी संरचना होती है, जबकि वहां पे समान अनुनादी संरचना होती है। बना के भी बता सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं, बना के भी देख सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। यहां पर यह असमान अनुनादी संरचना रखता है, जबकि ये समान अनुनादी संरचना रखता है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से ज्यादा अम्लीय होता है। हाँ या ना बोलो? कोई भी हो, कोई भी हो, फिनोल से ज्यादा अम्लीय होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन सारी प्रॉब्लम नोट्स की है। कृपया डांसिंग रेजोनेंस फिर से बता दो। अरे कुछ नहीं करना, वलय खोलना है, पाइबंद बनाना है, वलय खोलना है, पाइबंद बनाना है, वो डांसिंग रेजोनेंस। क्या हमने पहले भी पढ़ा हुआ है? रीजन ये पहले भी लिखवा चुका हूं। वेरी गुड बच्चों। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन करते हैं। अम्लीय सामर्थ्य का क्रम बताएं, का क्रम बताएं। ये तो कर लेना है ना आप आई होप आप सब समझदार हैं, कर पाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से। आई होप आप सब समझदार हैं, कर पाएंगे एकदम बढ़िया तरीके से।
अब बताओ आंसर। सर मेरे कल चोट लग गई थी टांग में। ओके, अरे समझ में तो आ रहा है ना बेटा। टाइम हो गया, खाना खाना है, बस 7 मिनट और, ठीक है 7 मिनट और। बस कीजिए, सर दुख रहा है। CHO होता तो CHO -M लगाता है। CHO में उसमें थोड़ी ना होता है बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। sp2 एसिडिक नहीं होता है, sp कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। हाँ जी, क्रम बताना है। एकदम सिंपल है बेटा, पेपर में कैसे भी आए ना आ सकते हैं, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। एक बार तुम सीख गए ना, पेपर में कुछ भी आ जाए तुम कर लोगे। और हाँ मित्रों, और हाँ ठीक है, आज मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा। चल जा यार। हाँ जी, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, करे एकदम। देखो ध्यान से, सर इतना तो समझ में आ रहा है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह है, उसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह है। ए और सी तो ज्यादा अम्लीय होगा बी और डी से, हाँ या ना बोलो। पहली बात तो दिमाग में ही घुसाओ, ए और सी में कार्बोक्सिलिक समूह है, बी और डी में फिनोल OH समूह है। तो ए और सी की तो अम्लीयता ज्यादा ही रही होगी बी और डी से। पहली चीज क्लियर। फिर बात की बात है, हाँ या ना। तो जरा देखो ध्यान से, इसमें -I प्रभाव लगेगा, इसमें भी -I प्रभाव लगेगा, उसमें कुछ है ही नहीं। अभी अभी हमने देखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है फिनोल से, हाँ या ना। ओके, तो यहां पर अम्लीयता एकदम सिंपल सा हो गया। एक, फिर सी, फिर बी, फिर डी। क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि इसमें अनुनाद है, उसमें अनुनाद नहीं है। ACBD, ACBD क्लियर हो गया क्या बेटा? ACBD, ABCD नहीं होगा, ACBD होगा, क्योंकि इसमें बेंजोइक अम्ल है, उसके -I भी लगा हुआ है, ठीक है। ACBD। अरे कार्बोक्सिलिक तो कोई भी हो, फिनोल से ज्यादा अम्लीय होता है, बोल तो रहा हूं मैं, अभी भी थोड़ी देर पहले बोल के फ्री हुआ। अब जरा देखो ध्यान से, मैं तुम्हें ना कुछ होमवर्क देता हूं। नीट केमिस्ट्री एक्सरसाइज फाइनल पार्ट 2, ठीक है, तुम्हें होमवर्क देता हूं मैं। ठीक है, ये आपकी जो पीडीएफ है बेटा, सेकंड वाली जो पीडीएफ है, कहां से पीडीएफ, अरे पीडीएफ कौन सी, ये फाइनल पार्ट 2, पेज नंबर, ठीक है, यही मैं बोल देता हूं अगर किसी को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। पेज नंबर 273, पेज नंबर 273, पेज नंबर 273, ठीक है। पेज नंबर 273 पर इसमें दे रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 दे रखा है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पहला कर सकते हो, अम्लीय क्षारीय सामर्थ्य को छोड़ देना, दूसरा क्वेश्चन छोड़ देना, आप अम्लीय सामर्थ्य वाला कर सकते हो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, दूसरे को छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देना है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कर सकते हो, 8वां रहने देना, 9वां कर सकते हो, 10वां कर सकते हो, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां,
15वां रहने देना, 16 कर सकते हो, 17 कर सकते हो, 18, 19, 20, 21, 25वां रहने देना, 26 कर सकते हो, 27, 27 रहने देना, 28, 29, 30, 30 तक, फिर इसके बाद 32 रहने देना, 33, 34 रहने देना, 35, ठीक है 35 कर सकते हो तुम, 35, 36, 37 रहने देना, 38 रहने देना, ठीक है 39 कर सकते हो, 40वां भी कर सकते हो, 41 रहने देना, 50 तक दूंगा, ठीक है 42 कर सकते हो, 43 कर सकते हो, 44 रहने दो, 45 कर सकते हो, 46वां मैंने 47वां मैंने बोर्ड पे करवाई दिया, 50 तक, ठीक है 1 से 50, 1 से 50, 1 से 50 जिसमें 2, 8 ये सारे सामर्थ्य वाले क्वेश्चन है। कल की क्लास में हम आते ही बेटा हम इनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है कल की क्लास में आते ही हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी ठीक है, इन क्वेश्चंस को छोड़ 1 से 50 तक के सारे क्वेश्चंस लगाने, इनको छोड़ करके अच्छे से आप कर सकते हो। यकीन मानो अगर आपने ये क्वेश्चंस लगा लिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है अच्छे से सारी बातें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ओके। पेज नंबर 273 से, हाँ जी ठीक है ओके। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो आप बढ़िया से इनको ट्राई करना यार, अच्छे से कोशिश करना ओके। हाँ जय पाचाया बेटा मेरे को पता है, ठीक है फिजिक्स की क्लास हो चुकी है आपकी ओके। तो इन सारी बातों को ढंग से क्लियर कर लेना, अच्छे से देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज मत किया करो, इंस्टाग्राम पे कर दिया करो, मैं देख लूंगा उनको, ठीक है क्योंकि टेलीग्राम पर तो मैं बहुत सारे मैसेज पड़े हुए पर्सनल, इंस्टाग्राम पर आप मेरे को भेज दिया करो, मैं देख लूंगा, ठीक है। या फिर अगर किसी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, कॉल मत किया करो, ठीक है ओके। जैसे मैं देख लेता हूँ रिप्लाई कर देता हूँ, जैसे जैसे दिखते जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।